MDH, MDH। नमस्कार, आप सभी का स्वागत नया सवेरा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज नया उमंग, नई उत्साह जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि जो लोकतंत्र का महापर्व है, जी हां, शुरू हो गया था और आज पहले चरण का जो मतदान है वो होगा। नया सवेरा में आज बात होगी इसी को लेकर, यानी जो मतदान का पहला चरण आज शुरू हो रहा है। इसके अलावा देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, सारी ताज़ा खबरें जो हैं वो आप जान सकेंगे मेरे साथ। लेकिन इसके साथ ही अगर बात की जाए और क्या कुछ चल रहा है, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे इस आज के नए सवेरे में। लेकिन उससे पहले आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हम हेडलाइंस पर। शुरू हो गया लोकतंत्र का महापर्व। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीट पर मतदान जारी। पहले चरण का 1625 प्रत्याशियों का भाग्य होगा फैसला। सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान जारी। अरुणाचल में 10 सीट पर बीजेपी पहले ही हासिल कर चुकी है निर्विरोध जीत। सिक्किम में क्रांतिकारी मोर्चा और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच मुख्य मुकाबला। राष्ट्रपति ने मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने का दिया संदेश। प्रधानमंत्री ने किया वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाने का आग्रह। मुख्य चुनाव आयुक्त ने की मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। मोदी सरकार के 8 केंद्रीय मंत्रियों की चुनावी किस्मत दांव पर। नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, किरेन रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और संजीव बालियान चुनाव मैदान। विपक्षी दलों के कद्दावर नेताओं की साख भी दांव पर। गौरव गोगोई, कार्ति चिदंबरम, नकुल नाथ, के राजा, कनिमोझी, दयानिधि मारन जैसे प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में हो जाएगी बंद। तो आज की अगर बात की जाए, जैसा हमने आपको बताया, बहुत कुछ खास है आज के दिन में। और खासतौर से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि आज पहले चरण का जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। और इसी से संबंधित जो तमाम सारी जानकारी हैं वो आज आपको लगातार हम दिखाएंगे जनादेश के तहत। और जनादेश के लिए आइए रुख कर लेंगे मेरी सहयोगी जया का। मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। और इस जिम्मेदारी को हमें निभाना है, चूकना नहीं है, टालना नहीं है, कोई बहाना नहीं है। इसी अपील के साथ स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में। नमस्कार, मैं हूं जया सन्हा। पहले चरण के लिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, खबरें मिल रही हैं कि जगह जगह पोलिंग बूथ्स पर कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। तो लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरों के लिए आप सही जगह आए हैं, यानी कि सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो आइए शुरुआत करते हैं जनादेश की। तो लोकतंत्र का महापर्व आज से शुरू हो गया है। आम चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। पहले चरण के चुनाव में 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में मतदाता चुनाव मैदान में उतरे 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 16 करोड़ 63 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 8.4 करोड़ पुरुष और 8.23 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। पहले चरण में थर्ड जेंडर के 11,371 मतदाता, 35.67 लाख
पहली बार वोट देने वाले मतदाता और 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 3,51,00,000 युवा मतदाता भी वोट डालेंगे। तो यहां पर लगातार अपील की जा रही है कि आप अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। और आज मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है और अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट देने जा रहे अपने युवा साथियों से मेरी ये विशेष अपील है कि वे भारी संख्या में मतदान करें। लोकतंत्र में हर वोट कीमती है और हर आवाज का महत्व है। तो नक्सल प्रभावित इलाकों में भी चुनाव आयोग ने सुरक्षा के साथ साथ मतदाताओं की सुविधा के लिए जबरदस्त इंतजाम किए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संसदीय क्षेत्र में आज चुनाव हो रहे हैं। मौसम के बदलाव की वजह से तेज गर्मी से बचने के लिए मतदाताओं के लिए खास तौर पर व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पेयजल की उचित व्यवस्था भी की गई है। विकलांग जो लोग हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए भी गाड़ी की व्यवस्था की गई है, जो घर से मतदान केंद्रों तक लोगों को लेकर आ रही है। और हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहां पर बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो मतदान केंद्रों तक पहुंचने की उनकी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। जनादेश 2024 ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर, जो है भरोसा आपका, भरोसा सच का। बस्तर की ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, किस तरह से तस्वीर बदली है भारत की, उसकी भी ये झलक दिखाता है। जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में वोट डाले जा रहे हैं। निष्पक्ष मतदान के लिए यहां पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारी संवाददाता रमा ने वोट डालने आए लोगों से की खास बातचीत। पुर में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सुबह सुबह जो वोटर्स हैं आके उन्होंने वोट भी डाल दिया है। मैम आप बताइए, सबसे पहले आप सुबह सुबह यहाँ पर आई, क्या आपके दिमाग में था? हम यही बहुत दिन से यही इंतजार था कब हम जाएं वोट डालें। बहुत खुशी हुई है, 5 साल के बाद एक दिन मौका आता है। सब हम यही चाहते हैं कि सबको घर से आके पहले वोट डालें, बाद में अपना काम करें। आपको था कि मैं सबसे पहले सुबह सुबह वोट ही करूँ? मैं अभी सो के सीधा उठ के पहले वोट डालने आया हूँ। अच्छा। और ये हमारा राइट है और सोच समझ के वोट दें कि बेहतर सरकार जो है हमारे सामने आए। तो मतदाताओं में यहाँ पर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह आप देख सकते हैं कि ये जो है एक पिंक बूथ है और यहाँ पर इस तरह से ये जो सेल्फी स्टैंड है वो भी लगाए गए हैं और इसी के अंदर, इसी फ्रेम में आकर लोग वोटिंग के बाद अपनी पिक्स भी ले रहे हैं। आपने यहाँ पर वोट किया, इसके बाद आप यहाँ पर सेल्फी भी ले रहे हैं? यस, मैंने वोट अपना कास्ट करके आया हूँ और ये जो हमारा ये वोट डालने का है, ये तो हमारा फेस्टिवल है। मैं तो कहता हूँ ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट भी है। तो वोटर्स हैं वो बहुत खुश हैं और उनका कहना है कि जो अरेंजमेंट्स है वो बहुत अच्छे हैं। हालांकि आज मौसम जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है वो बारिश की है, लेकिन उसके बावजूद सुबह सुबह लोग आ गए हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो आएं और अपना मतदान यहाँ पर करें, अपने कर्तव्य की पूर्ति करें। कैमरामैन अनिकेत के साथ रमा त्यागी, टीजी न्यूज, उधमपुर। वोट करने के लिए उत्तराखंड का रुख करते हैं। नैनीताल में लोग मतदान के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें नजर आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं। उधम सिंह नगर लोकसभा की सीट पर इस समय हम मौजूद हैं। नैनीताल ये जगह है और यहाँ पर जो सुबह के पहले वोटर हैं उनसे बात करते हैं। सर, आपने वोट कास्ट कर दी, क्या सोच कर की? पर अपना वोट है, बहुमूल्य मत है, हमने उसको अपना प्रयोग में लाए हैं।
महिला शक्ति की लगातार बात हो रही थी, आपने भी वोट दिया है, क्या सोच कर दिया है? कि हमारे शहर का विकास हो, हमारे जिले का विकास हो, और महिलाओं का विकास हो, हर इंसान को, हर गरीब को हर चीज का मौका मिले। ये देख सकते हैं कि तमाम वोटर हैं जो वोट डाल कर आए और इनकी उंगलियों पर ये निशान बता रहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने की जो भूमिका होती है, ये वो तमाम लोग इस समय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस महापर्व को मनाकर आए। मैम, क्या सोचकर वोट दिया? देश का विकास हो और देश में उन्नति हो। देश का विकास हो और देश मजबूत बने। वह सुबह वोट करके आए, यहाँ पर मौसम भी ठंडा है, कितना अच्छा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। रात से इसमें वोट कास्ट किया है मैंने। सर्वांगीण विकास हो, ऐसी मेरी सोच है। हमारा राइट है वोट डालना, तो इसलिए हम सबसे पहले आ गए। और खुश भी बहुत नजर आ रही हैं। बाकी वोटर्स को क्या कहेंगी? क्योंकि आज ये हमारा अधिकार है, जाके दे और ज्यादा से ज्यादा सफल करे वोटिंग को। क्या कहेंगे सर बाकी वोटर्स के लिए भी? सारे वोटर मतदान करें। अब लोग अपना यहाँ पर वोट कास्ट करके अपने घरों को जा रहे हैं। बाकी मतदाताओं से भी अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने वोट को कास्ट करें। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ बक्सी के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, नैनीताल। तो देखा हमने किस तरह से कि यहाँ पर जो वोटर्स में उत्साह है वो साफ तौर पर निकल कर आ रहा है। दिख रहा है किस तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। तो आइए अब सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं। लाइव चलते हैं। हमारे रिपोर्टर्स लगातार इस लोकतंत्र के महापर्व पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। देश के कोने कोने में जाकर दूर दराज के इलाकों से भी आपको एक्सक्लूसिव पिक्चर्स लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे 3 संवाददाता जुड़ चुके हैं। नीरज सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ शिशिर शेलार हैं, अनुज यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए रुक कर लेते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र का, जहां पर मौजूद है शिशिर। महाराष्ट्र की अगर बात करें, किस तरह से आप देख रहे हैं वहां पर इस वक्त? सबसे पहले शुरुआती तस्वीरें दिखाइए कि सुबह का वक्त है, वोटर्स अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। वो तस्वीरें दिखाए जो इस वक्त पूरे देश को संदेश देंगी कि अपने घर से निकलिए और वोट कीजिए। बिल्कुल जय, बिल्कुल मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आएंगे। हालांकि सुबह का वक्त 7 बजे का था और 7 बजे हमने देखा किस प्रकार से यहां पर जो थे आरएसएस चीफ जो है मोहन भागवत यहां पर आए। आप एक बुजुर्ग महिला यहां पर देख सकती है कि किस प्रकार से हालांकि जो मतदान करने आई थी उन्होंने अपना वोट डाला है। व्हील चेयर के जरिए जो है इस मतदान केंद्र में आई। उससे खास व्यवस्था भी यहाँ पर की गई। जैसे हमने कहा कि जो मतदाता है उनके लिए जो है व्हील चेयर की यहाँ पर ये की गई है। तो ऐसे में जो लोग हैं खास तौर पर उनका अगर बात करें तो उनका उत्साह काफ़ी है यहाँ पर। और सिर्फ हम बात करें कि सिर्फ नौजवान नहीं, लेकिन जो बुजुर्ग है आप देख सकते हैं किस प्रकार से तस्वीरें भी खींच रही है। हालांकि उन्होंने वोट जस्ट अभी डाला है और उसके बाद वोट डाल के जब वो बाहर आई तो कुछ लोगों ने उनकी तस्वीर के लिए उनसे कहा, तो बड़ी खुशी से उन्होंने तस्वीर भी यहाँ पर वो मीडिया कर्मियों को दे रही है। तो ये उत्साह दर्शाता है कि किस प्रकार से जो है महाराष्ट्र में वोटिंग की इस वक्त अगर बात करें तो प्रक्रिया चल रही है। अमूमन यही सिलसिला हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से जो है बात करने की कोशिश करेंगे अगर हो सके तो कि इस वोटिंग जरिए में, हालांकि जब बात करते हैं तो किस प्रकार से उनका उत्साह है। अजी वोट केलं का आपण? वोट केलं आपण? वोटिंग केली? हो, वोटिंग केली. सकाळी सकाळी आला? आपला जन्म आहे त्या 2 एप्रिल. कधीचा जन्म आहे आपला? कधीचा जन्म आहे? 2 एप्रिल. 2 अप्रैल के। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बुजुर्ग महिला है दरअसल काफी खुश है। उन्होंने कहा कि कई साल से जो है वोट कर रही है और कि आपला वय किती आजी? 83 लागला आता. 83 83 जो है, हालांकि उनकी उम्र है लेकिन इस वक्त भी उनका उत्साह जो है काफी देखते ही बनता है। तो अमूमन यही माहौल आपको हर जगह दिखाई देगा और ये एक प्रेरणा भी होगी उन नए मतदाताओं के लिए, हालांकि जिन्होंने अभी जो है मतदान शुरू किया है। अगर इस प्रकार से अगर वोटिंग का उत्साह रहा तो जाहिर सी बात है जो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन कह रही है या फिर जो स्थानीय प्रशासन कह रही है, अगर इस प्रकार से उत्साह रहा तो आंकड़ा हम बिल्कुल पार कर देंगे। जी जय। शिशिर, आपको 1 मिनट रोकना चाहेंगे, यहाँ पर हम एलमुर्गन इस वक्त बात करें जी। இப்போ நான் இங்கே வந்து ஓட்டு போட்டால் இங்கே நல்லா தான் இருக்குது. இனி தமிழ்நாடு முழுக்க எப்படி இருக்குன்றது இந்த உடனடியாக நான் கிளம்ப போகிறேன். எனக்கு 10 மணிக்கு ஃப்ளைட்டு. உடனே அந்த தொகுதியில் போய் விசிட் பார்த்துட்டு நாங்கள் சொல்கிறோம். பல இடங்களில் வாக்குப்பு தொடங்கின உடனே இப்போ பவர் கட் இருந்தது. ஒரு சில இடங்களில் மிஷின் ஒர்க் ஆகல.
இல்லை அது ஒரு சில இடங்களில் எப்பயுமே வரக்கூடாது தான். இதெல்லாம் சில இதை சரி பண்ண வேண்டியதான். அவங்க சரி பண்ணணும், சீக்கிரம் சரி பண்ணுவாங்க. சார், இந்த தென்சென்னை தொகுதியின் மும்முனை போட்டி யாருக்கு சாதகமா அமையும்னு நினைக்கிறீங்க? அது இந்த நேரத்தில் நான் சொல்றது சரியா இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். தேர்தலுக்கு முந்தைய கருத்து கணிப்பு, பிந்தைய கருத்துக்கள் தான் சொல்றாங்க. இந்த கருத்துல குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சிக்கு மட்டும் சார்ந்ததா இருக்கு. இது எப்பவுமே நடந்துட்டு இருக்கு. நான் இந்த ஜங்ஷன்ல எதுவும் அரசியல் பேச விரும்பல. இந்த ஒரே ஒரு அப்பீல், இந்த தேசத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக கரப்ஷன் ஃப்ரீ அரசாங்கம் வரணுன்றதுக்காக, இந்த தேசத்தினுடைய கட்டுமானம், இந்த நம்ம எல்லாருமே விக்சித் பாரத், அதாவது வளர்ச்சியடைந்த தேசத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம். அதை நோக்கி நம்மளுடைய प्रयाणम இருக்க வேண்டும். तो एल मुरुगन इस वक्त अपना वोट कास्ट करके फिर बात कर रहे थे रिपोर्टर्स से। यहाँ पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुज यादव का रुख करते हैं। अनुज यादव इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल अनुज के पास भी चलेंगे। जी बिल्कुल, मुजफ्फरनगर में अनुज यादव मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। अनुज, किस तरह से दिखाएंगे आप तस्वीरें? सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। जो इस पूरे इलाके के चुनावी समीकरण हैं उस पर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त यहाँ पर तस्वीर है कि किस तरह से वोटर्स इस वक्त निकल कर आ रहे हैं अपने घरों से वोट करने के लिए। जय, इस समय मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके के अंदर हूं और यहां पर 8 लोकसभा जो सीट हैं उस पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। कुल मिला के बात करें तो 80 उम्मीदवार जो हैं चुनावी मैदान में हैं। 1,44,00,000 मतदाता इन 8 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। दूसरी आपने जो बात कही, बिल्कुल देखिए, मतदाताओं को मैं अपने कैमरामैन सौरभ शुक्ला से चाहूंगा कि आपको दिखाएंगे कि सुबह का वक्त है, 1.5 घंटे के आसपास का वक्त हुआ है मतदान को, लेकिन भारी संख्या में जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो अपने घरों से निकल रही हैं मतदान करने के लिए। ये मुजफ्फरनगर का खतौली इलाका है और यहां के जब हम मतदान केंद्रों पर यहां पर आए थे सुबह, तो वोटिंग शुरू होने से पहले ही लोगों के अंदर इतना उत्साह था कि वो समय से पहले ही अपने वोटिंग कार्ड और आधार कार्ड को लेकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। कुल मिला के बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ये इलाका है इसको गन्ना बेल्ट कहते हैं। यह गुड़ की मिठास और गन्ने की मिठास से भरा हुआ इलाका है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि जो इस समय नेताओं की, राजनीतिक दलों की जो परीक्षा है वो उनके लिए कितनी मीठी और मिठास लेकर आएगी, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जनता अपना जनादेश ईवीएम मशीनों के माध्यम से लगातार अपने घरों से निकल कर दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि निर्वाचन आयोग ने जिस तरह के इंतजामात किए हैं वो बेहतरीन इंतजामात हैं। पीने के पानी की व्यवस्थाएं हैं, शौचालय की व्यवस्थाएं हैं। अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा समय लगता है, लंबी लाइनें लगती हैं, तो उनको बैठने की व्यवस्था भी जाया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं मतदाता भी तैयार हैं और निर्वाचन आयोग भी तैयार है एक अच्छा, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर तैयार है मतदाता भी, और जिस तरह से निर्वाचन आयोग की हम तैयारियां देख रहे हैं वो भी बेहद सराहनीय है। नीरज सिंह का रुख कर लेते हैं। नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, तमिलनाडु की जो 39 सीटें हैं, सभी सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। जो बढ़ता पारा है, चुनावी पारा, उसके साथ साथ जो बढ़ता तापमान है वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है अगर हम बात करें तमिलनाडु की। लेकिन फिर भी सुबह है, सुबह की शुरुआत हुई है। किस तरह से आप तस्वीरें दिखाएंगे? क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर खासतौर पर चुनाव आयोग की? देखिए जया, सुबह की शुरुआत हम दिखाते हैं तस्वीरों के साथ। हमारे कैमरामैन मोहित तुई के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं और अपने जो मत है उसका प्रयोग कर रहे हैं। आप देखें कि जो महिलाएं हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। चुनाव आयोग ने इंतजाम जिस तरीके के किए हैं कि ज़्यादा देर अगर उनको खड़ा रहना पड़े तो बैठ सकती हैं वो महिलाएँ और अपनी बारी का इंतजार करने के बाद अपने जो मत है उसका प्रयोग कर सकती हैं। कोयम्बटूर का ये इलाका है और इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जया कहते हैं और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि आपने देखा भी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से के अन्नामलाई यहाँ पर चुनावी मैदान में है। और के अन्नामलाई के बारे में आपको बता दें कि पूर्व IPS हैं और एक फायर ब्रांड नेता है भारतीय जनता पार्टी के। तमाम मुद्दों के आधार पर जो जनता है वो वोट कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो विकास है वो यहाँ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और उसी के आधार पर जो जनता अपने घरों से निकलकर
मतदान केंद्रों पर पहुंची है। लोगों का ये कहना है कि वो एक ऐसा नेता चाहते हैं, ऐसी सरकार चाहते हैं जो स्थायित्व दे, विकास की जो रफ्तार है उसको लगातार बरकरार रखे। और अगर आप देखें कि तमाम जो कैंपेन के दौरान तमाम शब्दों का प्रयोग किया गया, अलग अलग एक दूसरे के ऊपर जो आरोप हैं वो लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जनता अपने घरों से बाहर निकली है और उन तमाम जो सीमाएं उसे तोड़ते हुए और ये बताते हुए कि विकास उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और उसी के आधार पर जो कोयम्बटूर के लोग हैं और खास तौर से अगर हम तमिलनाडु के लोगों की बात करें, चूंकि दक्षिण भारत में जया वोटिंग को लेकर लोग काफी कह सकते हैं कि जो जागरूक हैं वो रहते हैं और यही कारण है कि आप देखें उत्तर भारत के बिल्कुल नीरज, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम आम और खास सब निकल रहे हैं अपने घर से वोट करने के लिए, तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे हैं। और इस वक्त देख सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इस वक्त अपना वोट डाल रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं राजस्थान से आ रही हैं। तो इस लोकतंत्र के महापर्व में हर आमो खास यहाँ पर निकल रहा है अपने घर से और लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं। राजेश राज का रुख कर लेते हैं। राजेश राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त लोकतंत्र के पर्व को, जो वोटर्स अपने निकल कर आ रहे हैं अपने घरों से, साथ ही साथ क्या कुछ इंतजाम खास तौर पर किए गए हैं इस बार? काफी अग्रेसिव हमने कैंपेनिंग देखी और किस तरह से वो अग्रेसिव कैंपेनिंग अब वोटर टर्नआउट में तब्दील होती नजर आ रही है, ये भी देखना होगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले चरण के लिए जो मतदान है, मतदान का काम शुरू हो चुका है। तमाम प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपना खूब पसीना बहाया और अब बारी मतदाताओं की है, उन मतदाताओं को कि जो चुनकर अपने सांसद को दिल्ली भेजती है और फिर क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने की चुनौतियां सांसद के सामने होती है। जमुई के एक ऐसे मतदान केंद्र पर मैं खड़ा हूं जहां पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा। पिंक बूथ बनाए गए हैं, आदर्श मतदान केंद्र हैं, बैलून लगाए गए हैं, तमाम तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं हैं और हाथों में गुलाब के फूल देकर, चॉकलेट देकर कहीं ना कहीं मतदाताओं का सम्मान भी किया जा रहा है। हमारे साथ देखिए दो ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने पहली बार मतदान किया है और उनके हाथों में गुलाब के ये फूल हैं। हम आपको सीधे रूबरू कराते हैं इस मतदाता से। देखिए, ये गुलाब में का फूल लेकर मतदान केंद्र तक आई हैं और पहली बार इन्होंने वोटिंग की है। क्या नाम है आपका? कात्यायनी पराशर। कात्यायनी, क्या कहेंगी आप जिस तरीके से मतदान केंद्र पर आई पहली बार वोटिंग करने के लिए? कितना बड़ा उत्साह है, कितनी बड़ी खुशी दिखाई पड़ रही है? एक्साइटमेंट तो बहुत था क्योंकि फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ और यहाँ की मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छी है। इतने अच्छे शेड लगाए हुए हैं, धूप की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा तो बहुत लग रहा है और फर्स्ट टाइम वोटर हूँ तो एक्साइटमेंट तो था ही बहुत ज्यादा। वैसे मतदाताओं से कुछ अपील करना चाहेंगी जो वोटिंग किसी बहकावे में कर देते हैं या घरों से निकलते नहीं है? मैं चाहूंगी सबसे पहली बात तो कि जो वोट नहीं करते उन्हें जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको जो नीड है वो आपकी नीड है, वो किसी और की नीड नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। और किसी के प्रेशर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी चाहिए वो आपके थ्रू ही आपको मिल सकता है, आप किसी और के थ्रू नहीं ले सकते हैं। तो किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत काम कर रही है इसलिए, ताकि आपको किसी के प्रेशर की जरूरत ना हो। आप सेल्फी पॉइंट पर चलिए, मैं आपके पास फिर दोबारा आता हूं। देखिए, हमारे साथ एक और मतदाता है। आपका क्या नाम है? तनीषा कुमारी। आप क्या पहली बार आपने वोटिंग की है? जी, मैं पहली बार वोटिंग कर रही हूँ। फील कर रही है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि सब वोट मैं पहली बार की हूँ और अपने गवर्नमेंट बनाने के लिए। ये एक उत्साह जो है पहली बार वोट करने का, उसका एक उत्साह, अद्भुत उत्साह है। मतदान केंद्रों तक बिल्कुल त्योहार उत्सव जैसा नजारा लेकर तमाम लोग पहुंच रहे हैं। जी, यहाँ पर मतलब यहाँ की जो यहाँ पर व्यवस्था भी बहुत अच्छा की गई हुई है कि आप आए, आराम से वोट दे। हर जगह पे आपको हर चीज का जो जिस चीज का आपको नीड हो, काफी अच्छी व्यवस्था की गई। और हम तस्वीरों में देख रहे हैं रजनीकांत ने भी अपना अभी वोट कास्ट किया है और रजनीकांत यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर रहे थे। जिस तरह से लगातार बात हो रही थी कि हर आमो खास यहाँ पर आज निकल रहा है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो उसमें हमने तस्वीरों में हम देख रहे हैं मोहन भागवत की भी तस्वीर। उन्होंने सुबह ही अपना वोट कास्ट कर लिया नागपुर में और अब वो यहाँ पर दिखाते हुए जनता को अपना वोटिंग निशान कि आइए आप भी अपना वोट कास्ट करें।
नहीं रहेंगे और विकसित होकर आर्थिक ताकत, और वो आर्थिक ताकत गांव-गांव तक पहुंचेगी। यानी हर तरह से, चाहे वो नवमतदाता हो, हमारे युवा हो, चाहे वो मातृशक्ति हो, महिलाएं हो, जिनको हर तरह से मजबूत करा है पिछले 10 साल के अंदर, चाहे वो किसान हो जिनके लिए ये सरकार पूरी तरह से खड़ी है, चाहे ट्रेड एग्रीमेंट हो, व्यापार एग्रीमेंट हो, हर तरह से हमारी सरकार हमारे किसानों के लिए खड़ी है, या उनको आर्थिक ताकत पहुंचाने के लिए, या पानी की व्यवस्था करने के लिए, हर तरह से किसानों के लिए, और या फिर गरीबों के लिए। गरीबों को पहली बार पिछले 10 साल के अंदर गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। भारत के अंदर कोई भूखा नहीं सोया। 80 करोड़ आबादी को बिना किसी शुल्क के मुफ्त राशन मुहैया कराया। हर तरह से आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। ये बढ़ता राज्यवर्धन राठौर यहां पर अपील करते हुए वोटिंग की। हमारे साथ रमा त्यागी इस वक्त जुड़ गई हैं। रमा, हम देख रहे हैं कैसे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो वोट करने के बाद उस ताकत का, उस आत्मविश्वास का अनुभव कर रहे हैं। किस तरह से आप बता रही है कि आपने देखा, आपकी रिपोर्ट, सुबह सुबह ही लोग पहुंच गए वोट करने के लिए। इस वक्त की क्या कुछ तस्वीरें आप साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल, तस्वीरें जो हैं बहुत उत्साहजनक हैं इस वक्त की। मैं आपको दिखाना चाहूंगी। हालांकि बाहर जो मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन की थी उसके अनुसार ही मौसम काफी खराब हो गया। उसके बावजूद लोग अपने घरों से कितनी बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं, लंबी लंबी लाइन। और इलेक्शन कमीशन के जो इंतजाम है अंदर भी, क्योंकि जो बारिश से मौसम खराब होने की पहले ही आशंका थी, तो पहले से इंतजाम किए हुए हैं। सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बारिश के बावजूद भी यहाँ पर आ रहे हैं। सुबह सुबह लोग अपने घरों से निकले हैं और कहना इनका यही है, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर हो, चाहे जो लगातार आ रहे हैं। हमारी बात यहाँ पर सीनियर सिटीजन से भी हुई है, तो उन्होंने भी कहा है कि जो वोट है, मतदान का काम है, वो सबसे पहले, उससे पहले कोई काम नहीं, सबसे पहले मतदान, और ये हमारा कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य से हम जो है अपना अधिकार ले सकते हैं, हम अपने मन की बात मनवा सकते हैं, हम अपने मन का प्रतिनिधि चुन सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने अपील भी की कि जो लोग घर से नहीं निकलते हैं या जो लोग कोताही बरतते हैं उनको भी बाहर निकल कर आना चाहिए। और इस बार हम देख रहे हैं, इस बार जिस तरह के इंतजाम है, क्योंकि मैं एक ऐसे इलाके में खड़ी हूँ, उधमपुर लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो ये देश की सबसे बड़ी लोकसभा सीटों में से एक आती है। यहाँ पर कई तरह के इलाके हैं, यहाँ पर प्लेन्स भी है, यहाँ पर हिली एरियाज भी हैं, यहाँ पर बहुत मुश्किल इलाके भी हैं, और ऐसे मुश्किल इलाके हैं जहां पर जो पोलिंग टीम्स हैं वो कई दिन पहले चली जाती हैं। ऐसे इलाकों से भी खबर आ रही है कि लोग पहुंच रहे हैं, खराब मौसम के बावजूद वो लोग आ रहे हैं, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जागरूकता भी दिखाता है, बहुत बड़ी लोकतंत्र के इस पर्व में शिरकत भी दिखाता है। जो मुद्दे हैं लोगों के वो यही है कि अब उन्हें विकास चाहिए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है जया कि पहली बार इस पूरे इलाके में, क्योंकि ये मैंने जैसे आपको बताया कि काफी बड़ी लोकसभा सीट है, तो जम्मू जो कठुआ से लेके जब हम किश्तवाड़ तक जाते हैं तो कई ऐसे इलाके आते हैं जो कि बॉर्डर एरिया से भी लगते हैं। बिल्कुल, तो काफी दुर्गम इलाके हैं। उधमपुर की तस्वीरें यहाँ पर हमारे संवाददाता रमा दिखा रही हैं कि वहां पर बारिश भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का जो उत्साह है वो कम नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी उन तमाम लोगों की जो इतने दुर्गम इलाकों में भी अपने घरों से बाहर निकलकर आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश राज का रुख कर लेते हैं। राजेश, हमने देखा कि फर्स्ट टाइम वोटर्स वहां पर आ रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। जमुई में आप मौजूद हैं। जमुई एक समय पे नक्सल प्रभावित इलाका कहा जाता था, लेकिन एक जो तस्वीर है वो इस वक्त पूरी तरह से बदल चुकी है। और इस बदली हुई तस्वीर में आज ये लोकतंत्र का पर्व जब किया जा रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त इस बदली हुई तस्वीर को, और साथ ही साथ जो वोटर्स हैं उनके मुद्दों को, और यहां पर जो निकल कर आ रहे हैं? सबसे जो दिलचस्प बात है कि जो, चलिए राजेश से हम बात करेंगे। अनुज हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज, आप जिस तरह से बात कर रहे थे, आप मुजफ्फरनगर में खड़े हैं। गन्ना बेल्ट के नाम से इस एरिया को जाना जाता है। इस इलाके में जो लोग हैं, किस तरह से उनके जो मुद्दे रहे, क्या कुछ उनके मन में रहा? जिस तरह से कैंपेनिंग हुई, काफी ताबड़तोड़ रैलियां हुई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लोक लुभावन वादों के साथ वहां पर उतरी, लेकिन आपको लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त उस इलाके में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, बिल्कुल जी, सभी राजनीतिक दलों ने जो गठबंधन के तहत, चाहे हम एनडीए की बात करें, चाहे हम इंडी गठबंधन की बात करें,
बसपा की बात करें, सभी लोगों ने मतदाताओं को रुझाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां यहां पर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस इलाके के अंदर 2 रैलियां हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जनसभाएं की हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार यहां पर रहे। अखिलेश यादव यहां पर आए। प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। तो कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा अपने हक में वोट करवाने के लिए सभी ने जद्दोजहद की, पूरी मेहनत की। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आज जनता की बारी है। जनता चाहती है हमेशा, चाहे वो कोई सा भी चुनाव हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस चुनाव में जो जनता है वो अपने देश की सरकार को चुनती है और ऐसी उम्मीद जनता रखती है कि उसकी जो सरकार है उसके इलाके के लिए, उसके क्षेत्र के लिए, उसके जिले के लिए जो है वो काम करे। बड़ी परियोजनाएं उस इलाके के अंदर आए, रोजगार के अवसर पैदा हों, बढ़िया जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं वो हों, हाईवेज हों, रेलवेज हों, वो सारी उम्मीदें वोटर्स को रहती हैं। और आजकल हम जानते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल का जमाना है, डिजिटल युग है, हर व्यक्ति को, हर मतदाता को उसके अधिकार का पता होता है और उसे मालूम है कि उसकी देश के अंदर एक अच्छी सरकार बनेगी तो उसके इलाके का विकास होगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो मतदाताओं से हमारी बातचीत हुई है जया, वो चाहते हैं एक साफ सुथरी अच्छी सरकार हो, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो, उसके इलाके का विकास हो, एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी हो, बड़े जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो उनके क्षेत्रों में आए। ये ऐसे मुद्दे हैं जो जनता लगातार जो है इन पर निगाहें बनाकर रखती है कि जब उसकी सरकार आएगी तो उसके इलाके के अंदर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। बिल्कुल, तो यहाँ पर जनता के जो मुद्दे हैं वही मुद्दे हैं कि आपका इलाका जो है उसका विकास हो। नीरज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कैसे खास तौर पर यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, मॉडल पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, समाज के हर वर्ग को लुभाने की यहाँ पर कोशिश है चुनाव आयोग की। कई नए नवाचारों के साथ भी युवाओं तक अपनी पहुंच बनाने का प्रयास यहां पर चुनाव आयोग की ओर से हुआ। किस तरह से आप देखते हैं कि वो तमाम जो कोशिशें हैं आज वो लंबी कतारों में वोटर टर्नआउट में तब्दील होने में कामयाब हो रही हैं? देखिए, बिल्कुल जया कामयाब होंगी। और आप देखें कि सुबह 7 बजे से ही जिस तरीके से तमिलनाडु के अंदर जो मतदाता हैं वो निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वो बताता है कि वोट को लेकर कितने जागरूक हैं। और आप देखें कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए, स्वीप के द्वारा जो मतदाता हैं उनको जागरूक किया। आप देखें कि जो मतदान केंद्र है वहाँ पर तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो चुनाव आयोग ने दी। हम अपनी दृश्य दिखाएंगे। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि मतदान केंद्रों के अंदर जो गाड़ियां हैं वो आपने किसी भी मतदान केंद्रों पर देखी होंगी, लेकिन आप देखें तमिलनाडु के अंदर जो गाड़ियां हैं, जो मतदाता हैं वो अपनी गाड़ी से मतदान केंद्र के अंदर पहुंच सकता है और यहां पर अपना जो वोट है वो कर सकता है। दूसरा, आप देखें कि चुनाव आयोग ने पीने के पानी की व्यवस्था हो, बैठने की सुविधा हो, व्हील चेयर की सुविधा हो, इसके अलावा जो दिव्यांग जन हैं और खासतौर से जो बुजुर्ग लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए भी जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए। वॉलंटियर यहाँ पर मौजूद हैं। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग जन है या उसे चलने में किसी तरह की परेशानी है तो उसके लिए व्हील चेयर की जो सुविधा है वो यहाँ मौजूद है। पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो लोग हैं इस गर्मी में थोड़ी सी जो राहत है। बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख सकते हैं एक तरफ स्टालिन यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, जी नीरज बताइए। मैं वही बता रहा था कि इस तरह के तमाम इंतजाम चुनाव आयोग ने किए हैं। और आप देखें कि जिस तरीके से तमाम जो मतदान केंद्र हैं, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो 68,000 से ज़्यादा जया मतदान केंद्र हैं और 950 के करीब जो उम्मीदवार हैं जिनके भाग्य का फैसला, ये जो जनता आपको जो लाइन में लगी हुई दिखाई दे रही है, ये उनके भाग्य का फैसला करने जा रही है। 6 करोड़ से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो अपने जो मत है उसका प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग की लगातार ये कोशिश रही कि तमिलनाडु के अंदर भी मतदान का जो प्रतिशत है उसको बढ़ाया जाए। और ख़ासतौर से मैं युवा जो मतदाता हैं उनका जिक्र करूँगा। जया, आप देखें तो सर्बानंद सोनोवाल इस पर कुछ कह रहे हैं, सुनिए आइए। जनता खुश है। हमारे शासनकाल में मोदी जी के नेतृत्व में जनता को जो भी भलाई हुई है, जो भी उनको प्रगति में जो उनको खास करके मौका मिले है, विकास में उनको खास करके जो मौका मिले है, तो मुझे लगता है कि सबके जीवन में एक परिवर्तन लाने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए जनता खुश है और जनता का आज स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन हुई है। जो मुद्दे रहे हैं कौन कौन से अहम मुद्दे आसाम में अगर बात करें तो जो रहे हैं जिस पर की जनता विकास 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 बस विकास चाहिए। नई पीढ़ियों को उसका रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, किसानों का उपार्जन दोगुना है, सब कुछ आज मोदी जी ने देने का काम किया है। हमारे जो मजदूर है, मजदूर का भी इनकम बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। तो
रोजगार देने का, मजदूर का, किसान का, पिछले वर्गों का, सभी वर्गों को उन्होंने साथ लेकर देश की विकास की गति को बढ़ाया है। तो इसलिए जनता हर स्तर पर खुश है। तो सर्बानंद सोनोवाल को इस वक्त आप सुन रहे थे, अपना वोट कास्ट करके वो बाहर निकल रहे थे। तो ये जो चरण है, पहला चरण बेहद महत्वपूर्ण है। कई जो इस वक्त के केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है और बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको बताएंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनादेश का ये सफर जारी है, जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सयानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं जनादेश 2024 और मैं हूं जया सिन्हा। और छत्तीसगढ़ में बस्तर के मतदाता क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आने के लिए पूरी व्यवस्था जो है, सुरक्षा व्यवस्था की हुई है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये मतदाता जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और जो लोकतंत्र को जो है किसी भी प्रकार का जो क्षति पहुंचाने या इसके जो है रास्ते में आड़े आएंगे, उनके लिए भी जो है पर्याप्त व्यवस्था रखी गई है। सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। हमारे यहाँ सभी जगह मॉकपोल पूर्ण करने के पश्चात में मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है, लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और लोग सुबह से घरों से निकलकर मतदान केंद्रों में मत देने के लिए आए हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि लोगों में जागरूकता है, अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। और बस्तर में ही पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं में भी जबरदस्त उत्साह है। हमारे संवाददाता ने की उनसे बात, आइए देखते हैं। इस वक्त हम बस्तर लोकसभा के फरसगुड़ा इलाके में मौजूद है। यहाँ पर कुछ युवा मतदाता हैं जो फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित मंडल है। फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं जी। कैसा महसूस कर रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर आपने वोट करने आए हैं? जी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं और देश को विकसित करने के लिए। और घर में कितने सदस्य हैं, वो लोग वोट कर लिए? जी नहीं किए हैं अभी आएंगे कुछ देर बाद। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनवीर ध्रुव है। वोट कर लिया आपने? हाँ वोट कर लिया मैंने। किन मुद्दों को लेकर वोट करने आए हैं? मतलब जो सरकार है बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं और जो हमारे जो माताएं हैं वो भी बहुत खुशी हैं कि कार्य अच्छी हो रही है करके। तो और क्या क्या सोचते हैं मतदाताओं के लिए, मतलब अच्छे भविष्य के लिए किस तरह का प्रयास होना चाहिए? वही तो भविष्य अभी बहुत अच्छा ही चल रहा है और आगे भी अच्छे ही चलेगी। तो जो सरकार है वो बहुत अच्छे ही कार्य कर रहे हैं अभी। तो ये युवा मतदाता है जो फर्स्ट टाइम वोट करने आए हुए हैं और इनमें जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है और ये बेहतर भविष्य के लिए यहाँ पे अपना वोट करने के लिए आए हुए हैं। जयंत कुमार रंगारी, डीडी न्यूज, बस्तर। तो ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, सभी की निगाहें इन पर टिकी हुई हैं। एक बड़ा वर्ग है जिनको लुभाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना पूरा जोर लगाया, क्योंकि यही जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो गढ़ते नजर आएंगे नए भारत की तस्वीर।
आइए रुक करते हैं, यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। तंत्र का महापर्व है, इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र को मजबूती, आपका मतदान लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा और हमारा जो मतदान है वो मतदान इस देश की मजबूती और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, मतदान केंद्र के बाहर ही है ना? बिल्कुल। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जो लगातार 14 और 19 का इतिहास राजस्थान दोहराएगा, ये मुझे विश्वास है। तो राजस्थान का चुनाव जो है वो इतिहास दोहराएगा, ये कह रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और खासतौर से अगर देखा जाए जिस तरीके से हर एक दल जो है कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रहा है अपनी जीत को लेकर, और ये अब एक जो उम्मीद की जा रही थी कि जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, वो लगातार अपने घरों से निकले। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता लगातार हमें बता रहे हैं कि जो कतारें हैं वो नजर आ रही हैं मतदान के लिए भी। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ सभी उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपने घरों से निकलेंगे और इस बार एक नया वोटिंग परसेंटेज का रिकॉर्ड भारत ज़रूर कायम करेगा। रमा हमारे साथ जुड़ी हुई है। रमा, यहाँ पर वोटर्स का मन भांपने की कोशिश तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे थे। कहीं पर वोटर साइलेंट नज़र आ रहा है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा मौखिक। आप जहाँ खड़ी हैं वहाँ के वोटर्स तो बहुत साहसी हैं, दुर्गम इलाकों से निकलकर इस मौसम की चुनौती को भी पार करते हुए वो मतदान स्थलों पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें आप हमसे साझा करेंगी? किस तरह से, किन मुद्दों के साथ आज वोटर्स निकले हैं उधमपुर में? बिल्कुल, तस्वीरें जो हैं बहुत उत्साहजनक हैं। सुबह से ही हम देख रहे हैं, मतदान शुरू होने से पहले ही लंबी लंबी कतारें हमने देखी थी। हालांकि मौसम जब खराब हुआ तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन उसमें भी इलेक्शन कमीशन के जो इंतजाम थे उसकी वजह से कोई दिक्कत अभी नहीं आ रही है। और अंदर आप देख सकते हैं, एक पोलिंग स्टेशन के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। बाहर बहुत तेज आंधी तूफान है, लेकिन अंदर का उत्साह जो है वो आंधी तूफान कम नहीं कर पाया है। फर्स्ट टाइम वोटर की आपने बात की है, हमारे साथ लाइन में फर्स्ट टाइम वोटर भी लगे हुए हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? मैं वार्ड नंबर 17 से आई हूँ। अच्छा, पहली बार वोट कर रही हैं? यस मैम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए आपके जैसे जो युवा हैं उनके लिए, जो लड़कियां हैं उनके लिए? कि सबको वोट देना चाहिए, कि हमारे ही हाथ में कि हम अपनी गवर्नमेंट अच्छे से चुन सकें, तो जिससे कि हमारे देश का भी थोड़ा डेवलपमेंट हो, तो थोड़ी एजुकेशन के रिलेटेड भी अच्छी चीज़ें आनी चाहिए। आपको लगता है कि आपके जैसे वोटर जब आते हैं, इतनी सुबह सुबह लाइन में लगकर वोट देते हैं, कितनी इनकी देखिए, इनकी मुस्कुराहट देखिए, ये कितने खुश हैं, तो आपको लगता है कि आप भी विकास, देश की जो विकास यात्रा है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान देती हैं? यस मैम। तो आप देख सकती हैं जो उत्साह है, जो युवा वोटर हैं वो उनका कितना ज्यादा है और कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि हमें वोट करना है सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने देश के लिए, जो भविष्य हम अपने लिए बनाना चाहते हैं, अपने देश के लिए बनाना चाहते हैं, जो अच्छी चीजें हम लाना चाहते हैं। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं। अर्जुन राम मेघवाल को सुन लेते हैं, 1 मिनट। अरमा जी, मेरी अपील है और बाकी सब चीजें बाहर बोलेंगे, क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग की कुछ सीमाएं हैं। जो मतदान परिसर में जितना मैं बोल सकता हूं उतना ही बोलेंगे, बाकी मतदान परिसर के बाहर बोलेंगे। तो आचार संहिता का ध्यान रखते हुए यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल ने अपना वोट कास्ट किया है और नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमा, आपको भी बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आंधी तूफान में आप लगातार हमारे पास हमें खबरें दे रही हैं। बने रहिए हमारे साथ। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जिस तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विभिन्न वर्गों की बात हो रही है, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, महिलाएं हैं, ये जो तमाम जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं इस बार काफी मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। नीरज, क्या कुछ आप वहां पर देख रहे हैं? और साथ ही हमारे संवाददाता अनुज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये एक ऐसा क्षेत्र जो कि माना जाता है कि यहीं से
केंद्र की सत्ता का जो रास्ता है वो जाता है उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं तमाम उनसे, और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफ़ी अहम। अनुज, जैसे आप बता रहे थे कि लगातार अगर देखा जाए तो हर उम्र वर्ग के जो लोग जो मतदाता हैं उसमें एक उत्साह है, और अब से पहले हम देख पा रहे थे कि किस तरीके से जो बुजुर्ग महिला हैं उन्होंने अपने मताधिकार का यहाँ इस्तेमाल किया था। लेकिन जो और लोग पहुँच रहे हैं जो खासतौर से युवा हैं, क्योंकि इस बार इन चुनावों में उनकी एक शायद बड़ी भूमिका जो है वो नज़र आने वाली है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि फर्स्ट टाइम वोटर के अंदर तो एक नया उत्साह रहता है, उसको इस बात का एहसास रहता है कि उसकी एक वोट की कितनी बड़ी कीमत है, और देश की नई सरकार को बनाने में उसकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसका भी एक अहम योगदान है। ये उत्साह उसके अंदर देखा जाता है। हमने कई फर्स्ट टाइम वोटर से यहाँ पर बातचीत की जिसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम और जो यंग जनरेशन है उसी के अंदर उत्साह है। मैंने इसी पोलिंग बूथ पर 80 से 85 साल की महिलाओं को, यहाँ पर 2-3 महिलाओं को आते हुए देखा जिन्होंने अपना वोट यहाँ पर दिया। इसके अलावा बुजुर्ग लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, और आज तस्वीरों का दिन है। मुकुल, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन सौरभ शुक्ला आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। देखिए, जो लाइनें हैं, काफी गर्मी क्योंकि इस समय पड़ रही है, लेकिन आप देखिए, चाहे वो किसी भी धर्म के महिलाएं हों, किसी भी वर्ग की महिलाएं हों, सभी लोग जो हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट के माध्यम से अपनी आहुति देते हुए मुकुल नजर आ रहे हैं। दूसरी बात करें, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये ऐसा इलाका है, गन्ना बेल्ट इसको कहा जाता है, गुड़ की मिठास यहां देखने को मिलती है जी, लेकिन यहां राजनीतिक दलों का जो मुकाबला है वो हमेशा जो है बड़ा कांटे का रहता है, बड़ी टक्कर रहती है। मैं पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव की मुकुल बात करूं तो 8 लोकसभा सीटों में से 3 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 3 बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी और 2 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कांटे का मुकाबला इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं मुकुल। इस बार राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में प्रतिद्वंदता होती थी यहां पर, जो कि अब साथ-साथ अगर हम चुनाव की बात करें तो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हुआ है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार उसकी सीटों की संख्या बढ़ेगी। और दूसरी तरफ हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात करें, उनका गठबंधन है, तो 2 गठबंधनों के बीच में कड़ा मुकाबला आज देखा जा रहा है। लेकिन जनता का जनादेश किसको जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जनता का जनादेश कहां जाएगा, यही सवाल तो ढूंढने की कोशिश यहां पर जारी है। और सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम में आज विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। जी हाँ, सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। सिक्किम में क्रांतिकारी मोर्चा और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच मुख्य मुकाबला है। गैंगटॉक से संवाददाता गौतम रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौतम का रुख कर लेते हैं सिक्किम से सबसे प्राकृतिक संपदा से भरपूर सिक्किम, ऑर्गेनिक राज्य, और यहाँ का वोटर काफी शांत माना जाता है गौतम, और उसका मन भापना काफी मुश्किल है। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या ये शांत वोटर अपने घर से निकल रहा है? क्या कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आप हमें सिक्किम से? आप देख सकते हैं रीमा, मेरे पीछे मैं इस वक्त सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में मौजूद है। 27 गैंगटॉक करके विधानसभा क्षेत्र है सिक्किम की, जो लोकसभा की एक ही सीट है पूरे राज्य की। और आप देख सकते हैं सुबह से ही 7 बजे से पहले से ही लोग यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। ये आप मुजाहरा कर रहे हैं सिर्फ एक पोलिंग सेंटर का, जो कि मनन केंद्र इसका नाम है। यहाँ पे 3 पोलिंग स्टेशंस हैं, और मैं सिर्फ आपको भी पुरुषों की लाइन दिखा रहा हूँ। ये पुरुषों की लाइन आपको नजर आ रही होगी अपने स्क्रीन पर, कितनी लंबी लाइन आप देख सकते हैं। महिलाओं की अलग लाइन है, वो भी इतनी ही लंबी है। तो बेहद उत्साह है, और एक कारण इसका शायद ये भी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं 15 तारीख से हूँ सिक्किम में, और यहाँ पर काफ़ी झमाझम बारिश हो रही है। कभी भी मौसम करवट ले लेता है, और लोग सुबह से ही 7 बजे से पहले यहाँ पर इसलिए कतार में लग गए क्योंकि आज सुबह, हालांकि बारिश का फोरकास्ट तो है, कहा गया है कि बारिश होगी इस पूरे इलाके में, पूर्वोत्तर के इलाके में, अरुणाचल में खासकर काफ़ी भारी बारिश होगी। यहाँ पर भी होने की पूरी एक संभावना है। इसलिए सुबह सुबह बारिश नहीं हुई, और लोग उसका फ़ायदा उठाने के लिए, उसका एक तरह से एडवांटेज लेने के लिए फटाफट लाइन में आके लग गए। सुबह तकरीबन हम यहाँ पे 6:30 बजे पहुँच गए थे। यहाँ पे पहले तभी से ही लाइन लगना शुरू हो गई थी। कुछ विलम्ब भी हुआ पोलिंग स्टार्ट होने में, वोटिंग स्टार्ट होने में, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं धड़ल्ले से वोटिंग चल रही है। हर उम्र के लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, और
उम्मीद की जा रही है। मैंने कल मुख्य चुनाव अधिकारी से भी बात की थी यहाँ की, उन्होंने कहा था कि पिछली बार 82% वोटिंग हुई थी, इस बार 90% क्रॉस करने की उनकी पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल, और फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोबारा आपसे अपडेट लेंगे यहाँ का क्या स्थिति चल रही है। एक बार फिर रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता अनुज का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, आप बता रहे थे किस तरीके से जो राजनीतिक समीकरण है वो इस बार बदला हुआ नजर आता है और उसी वजह से शायद जो हम वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए उसमें भी एक बड़ा बदलाव कुछ नजर आएगा हमें। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि निर्वाचन आयोग ने पिछले 1 महीने से मुकुल जो है स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करने का काम किया था। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, इंटर कॉलेजों के माध्यम से जागरूक करने का काम किया था। और हाँ, ये एक अच्छी बात जरूर देखने को मिलती है, खास तौर से मैं इस इलाके की बात करूं तो यहां हमेशा 70% के आसपास मतदान रहता है, लेकिन निर्वाचन आयोग की हमेशा कोशिश रहती है कि बढ़ना चाहिए और ज्यादा बढ़ना चाहिए। कल हम यहाँ जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए इस बार तो हमारा लक्ष्य है कि जो आसपास की जो लोकसभा सीटें हैं जहां दूसरे चरण में मतदान होगा उससे ज्यादा यहां पर हो। और एक बात दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो राजनीतिक दल हैं अपनी सभी जनसभाओं में वो इस बात को कहते हैं और जनता भी इस बात को जानती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो हवा चलती है, यानी कि पहले चरण के मतदान की जो रिजल्ट सामने आएंगे, जो आंकड़े सामने आएंगे, कैसा मतदान प्रतिशत हुआ, किसके पक्ष में वोट पड़ा, जब राजनीतिक पंडित इसका विश्लेषण करेंगे तो कहते हैं कि जो हवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चलती है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाते जाते आंधी बन जाती है। इस वजह से राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा फोकस पहले चरण, दूसरे चरण में रहता है, ताकि जैसे जैसे अगले चरण में चुनाव होगा तो उन सभी राजनीतिक दलों को फायदा हो जिन्होंने अपने पक्ष में वोट लेने के लिए मतदाताओं के बीच में जाकर दिन रात मेहनत की है। बिल्कुल, वो हवा जो है वो बनती हुई नजर आती है। और आज के दिन की अगर बात की जाए तो हराम और खास आप फिलहाल देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी को, जो कि लाइन में लगे हुए हैं, अपने वोटिंग के लिए इंतजार में हैं। अब से कुछ देर बाद ये भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और आम जनता की तरह आप देख सकते हैं किस तरीके से इस कतार में हमें खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और खासतौर से नीरज, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसा कि अनुज बता रहे थे कि जब उत्तर प्रदेश से हवा जो चलती है, एक राजनीतिक हवा जिसका असर हम देखते हैं कैसे वो खासतौर से सीट्स में कन्वर्ट होता जाता है, लेकिन दक्षिण की अगर खासतौर से बात की जाए, क्या वहाँ तक वो जो हवा है उसके पहुँचने के कुछ आसार इस बार नज़र आते हैं या नहीं? देखिए, बिल्कुल हवा तो पूरे देश में चल रही है और वो हवा आपको दिखाई भी दे रही है कि जब लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए कि दक्षिण भारत के जो मतदाता हैं वो काफ़ी जागरूक रहते हैं अपने वोट को लेकर और ख़ास तौर से अपने इश्यूज़ को लेकर। आप देखें कि जिस तरीके से महिलाएं बड़ी संख्या में निकल कर आए, हमारे कैमरामैन मोहित उइके आपको दिखाएंगे उन दृश्यों को कि यहाँ पर पुरुषों से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से निकल कर पहुंची हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, चाहे बुजुर्ग महिला हों या युवा जो महिलाएं हों, वो सब पहुंची हैं। और ये बताता है कि लोकतंत्र के इस पर्व में ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि एक ऐसी सरकार, एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुन सकें जो इनके भविष्य को संवार सके, इनके इलाकों में जो काम है वो कर सके, शिक्षा, रोजगार और मेडिकल जैसी जो सुविधाएं हैं वो बेहतर कर सके। तो इन तमाम इश्यूज को लेकर जो लोग हैं वो निकल रहे हैं और कह सकते हैं कि पूरे देश में एक तरीके की आंधी चल रही है। और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके के इंतजाम किए हैं, जिस तरह के तमाम कार्यक्रम किए हैं स्वीप के माध्यम से, तो वो दिखाई दे रहा है जब मतदाता अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। दूसरी अगर आप देखें पॉलिटिकल पार्टियों के लिहाज से भी देखें कि पिछली बार 2019 का जो चुनावी परिणाम सामने आया था तो डीएमके ने 39 में से 38 सीटें जीती थी, डीएमके गठबंधन ने, एक सीट जो एआईएडीएमके के पास थी। इस बार आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में एक अलग रणनीति के तहत जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने फार्मूला अपनाया था कि छोटे छोटे दलों को अपने साथ में लेकर, और खासतौर से ये छोटे छोटे वो दल हैं जो सीमित जो सीटों पर इनकी जो संख्या है, जो इनके जो फॉलोअर हैं उनकी संख्या या जाति के आधार पर या कहें कि फॉलोइंग के आधार पर एक बड़ी संख्या है। तो उस लिहाज से अगर जिस तरीके की कैंपेन यहाँ पर हुई है, अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डबल डिजिट में वो यहाँ पर लाएगी तो एक बड़ा बदलाव दक्षिण भारत में कह सकते हैं कि राजनीति में देखने को मिल सकता है। लेकिन दोनों ही दल या कह सकते हैं कि तमाम राजनीतिक दल आश्वस्त हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट उन्हीं की आएंगी। अब देखना है कि 4 तारीख को किस तरह के परिणाम आते हैं, लेकिन हाँ, जो भी परिणाम आए लोकतंत्र के इस पर्व में जीत जनता की होगी।
बिल्कुल जीत जनता की होगी और वही जनता इस वक्त अपने घरों से निकल रही है। लगातार हमारी ओर से यहाँ पर अपील की जा रही है। आप फर्स्ट टाइम वोटर्स को सुन रहे हैं, आप बुजुर्गों को सुन रहे हैं, कितना उत्साह के साथ आज वो इस लोकतंत्र के पर्व में शिरकत कर रहे हैं। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बहुत हार्डकोर पॉलिटिकल स्टेट है और पूरे देश की दिशा और दशा को तय करने का मादा रखता है। लेकिन हम वोटर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात हो गई, महिलाओं का यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे। 2019 में भी महिला जो वोटर्स थे वो एक निर्णायक भूमिका के साथ उभरते नजर आए। कतारों में इस वक्त हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो महिला वोटर्स हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रही हैं, यानी कि सिर्फ अपना घर नहीं, घर की चार दीवारी को लांग कर अब वो देश चलाने की बात यहाँ पर कर रही हैं। किस तरह से आप वहां देख रहे हैं कि कैसे तस्वीर बदलती नजर आ रही है, जो पारंपरिक राजनीति को छोड़कर आज एक नए भारत की तस्वीर लिख रही हैं ये महिला वोटर्स? देखिए जय, आपका ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस धरती ने देश को प्रधानमंत्री भी दिए हैं, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह दूसरे चरण में वहां पर चुनाव होगा बागपत में, वो उनकी कर्म भूमि रही थी, कई बार वहां से वो सांसद रहे हैं और अभी उनको भारत रत्न दिया गया। तो ये चौधरी चरण सिंह की धरती है। चौधरी चरण सिंह की धरती है तो निश्चित तौर पर उनको किसानों का मसीहा माना जाता था, क्योंकि एक किसान बेल्ट है। और आपने जो महिलाओं की बात की, देखिए आप जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करती हैं तो यहाँ की महिलाएं, आपने अंजू रानी का नाम सुना होगा जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। यहां के अंदर हम बात करें तो ना सिर्फ खेलों में, ना सिर्फ किसान खेती में, बल्कि यहां हर क्षेत्र की महिलाएं आगे बढ़ी हैं। यहां की जो महिलाएं हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक वो यहां पर जो है खेली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 80 उम्मीदवार, जो आज 8 लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें 80 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 7 महिला हैं। 7 महिला है तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक रूप से भी यहां की महिलाएं कितनी जागरूक और कितनी मजबूत यहां पर रही हैं। अगर मैं कैराना की, जहां आज मतदान हो रहा है, कैराना लोकसभा सीट पर इकरा हसन जो है समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं, उनकी उम्र सिर्फ 27 साल है। वो लंदन से पढ़ाई उन्होंने की है, डीयू से उन्होंने ग्रेजुएशन की है। तो किस तरीके से महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है राजनीति में, और उसका सबसे बड़ा कारण अब यह भी है कि जिस तरीके से महिलाओं को नए नए अवसर दिए गए हैं आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, जो महिलाएं हैं किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं है। अपने घरों से वोट देने के लिए भी इसलिए निकल रही हैं क्योंकि महिलाएं चाहती हैं कि महिलाएं जो उम्मीदवार खड़ी हैं वो भी आगे बढ़ें। जी बिल्कुल, और सही, और खासतौर से एक बार फिर यहाँ रुक करेंगे रमा का। उधमपुर की सीट की अगर खासतौर से बात की जाए, रमा आपने पूरा कवर भी किया है कि किस तरीके से जो जनता का मिजाज वहाँ बना हुआ है। यहाँ हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं को लेकर किस तरीके से एक जो उनको हम कह रहे हैं सशक्त किया जा रहा है। उधमपुर सीट की अगर बात की जाए, वहाँ पे किस तरह का आपने स्थिति महसूस की है, जो महिलाएं हैं वो कितनी जागरूक हैं, और खासतौर से जब उनके अधिकारों को लेकर हम बात करते हैं, क्योंकि मतदान का अवसर एक ऐसा है जहाँ पे हर कोई ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हम जो ये अधिकार है इसके जरिए हम देश को मजबूत बना रहे हैं। बिल्कुल, महिलाएं यहाँ पर भी, और जब कहा जाता है पहाड़ की जब बात आती है, और मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, तो महिलाएं वहाँ पर काफ़ी कर्मठ भी होती हैं, मेहनती भी होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर सभी इलाकों में महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जागरूक भी हैं, अपने कर्तव्य के प्रति भी जागरूक हैं। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो सुबह से निकल कर आ रही हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अनिकेत से कहूँगी अगर वो थोड़ा जूम इन कर दिखा पाएँ कि किस तरह से यहाँ पर जो महिलाएं हैं, पूरी एक लंबी कतार जो है यहाँ पर पुरुषों के साथ महिलाओं की है, जिसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन भी हैं, जिसमें घरेलू महिलाएं भी हैं जो आई हैं, और इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कामकाजी महिलाएं भी हैं। तो काफी यहाँ पर जागरूकता है, काफी अपने मुद्दों के प्रति ये जागरूक है। महिला को परिवार की धुरी कहा जाता है, महिला को संस्कार देने वाली कहा जाता है, और यहाँ पर महिलाएं आकर एक बड़ा संस्कार ये भी दे रही है कि किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह से हम बता रहे हैं सुबह से ही यहाँ पर आंधी तूफान है, लेकिन महिला हो, पुरुष हो, सीनियर सिटीजन हो, फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, सभी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। चुनावी लड़ाई की, आप चुनावी समीकरणों की बात कर रहे थे, चुनावी लड़ाई भी यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर विश्वास जताया है, जो कि 2 बार के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह को टिकट दिया है, जो पहले बीजेपी में थे और कांग्रेस में आए और उसके बाद उनको यहाँ पर टिकट मिला। वो भी 2 बार यहाँ एमपी रह चुके हैं। इस
इसके साथ ही 3 बार के एमएलए भी रह चुके हैं। यहाँ पर सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में मानी जाती है। 12 उम्मीदवार इस बार मैदान में है, लेकिन सबकी निगाहें लगी हुई हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं गुलाम नबी आजाद, उनकी पार्टी पर, क्योंकि उन्होंने भी एक उम्मीदवार उतारा है। और इस बार सबकी निगाहें ये है कि क्या ये पार्टी भी कुछ कमाल दिखा पाती है या कुछ जो असर है इसका भी ये जो आमने सामने की लड़ाई है इस पर पड़ता हुआ नजर आता है। बेहद महत्वपूर्ण यहाँ के मुद्दे भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है 370 के बाद ये पहला सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है। पहला चुनाव इस मायने में भी खास है कि ये पहला ऐसा चुनाव है जो आतंकवाद से, अलगाववाद से, इन सभी किसी तरह की थ्रेट कॉल से, बंद कॉल से मुक्त ये चुनाव है। लोग एकदम से खुले मन से आ रहे हैं। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर एरियाज लगते हैं, अशांति यहाँ पर लगातार बनी रहती थी, लोग डर के साए में जीते थे, लेकिन अब लोग बिल्कुल एकदम आजाद दिलो दिमाग से यहाँ पर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। सभी इलाकों से हमें खबर मिल रही है कि खराब मौसम के बावजूद भी लोग निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर। तो दल चाहे कोई भी जीते, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत इसी में दिखाई दे जाती है जब एकदम एक स्वतंत्र वातावरण में लोग निष्पक्ष तरीके से आते हैं, अपने मुद्दों पर मतदान करते हैं। वाकई बहुत बहुत सुखद और सकारात्मक तस्वीरें यहाँ पर रमा त्यागी दिखा रही हैं। उधमपुर से नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कौन से वो बड़े नाम हैं, चेहरे हैं जिन पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं? सबसे ज्यादा हॉट सीट की अगर हम बात करें, जिनकी जो साख टिकी है इस बार 2024 के चुनावों में? देखिए, बिल्कुल सबसे हॉट सीट तो रमा कोयम्बटूर की है जया, और यहाँ से के अन्नामलाई को भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी मैदान है उसमें उतारा है। अगर हम यहाँ कोयम्बटूर के बगल में ही नीलगिरी की भी एक सीट है जहाँ से एल मुरुगन चुनावी मैदान में है, और निश्चित तौर पर ये जो सीट है ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिशें इस सीट को जीतने के लिए लगाई थी। आप देखें कि प्रधानमंत्री की यहाँ पर रैली हुई, प्रधानमंत्री ने यहाँ रोड शो किया, जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचे, अमित शाह यहाँ पर पहुँचे, और के अन्नामलाई लगातार जो प्रयास है वो कर रहे हैं जनता के बीच में जाकर, ताकि एक जो सीट है वो कोयम्बटूर की जीत सकें। वो भारतीय जनता पार्टी ने जरूर एक कह सकते हैं कि एक सेट किया है कि यहाँ पर डबल डिजिट में वो सीटें जीतने के लिए लगातार बिल्कुल हर एक दल जो है प्रयास कर रहा है। उस बीच अपने दर्शकों को तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी जो हैं उन्होंने अपने अभी मतदान किया है और वो सीधी तस्वीरें फिलहाल हमारे दर्शक देख भी पा रहे हैं, और हर आम खास जो है देखिए किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। नीरज, आप बता रहे थे कि किस तरीके से जो खासतौर से जो छोटे दल हैं वहाँ पर नवरत्न फॉर्मूला जो बीजेपी ने अपनाया है, सीट को लेकर जो परिणाम है तब स्थिति सामने होगी, लेकिन जो जितने भी जानकार हैं उनका मानना यही है कि जो बीजेपी और एनडीए के जितने तमाम दल हैं कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज जो है वो ज़रूर इनका बढ़ेगा। देखिए, बिल्कुल वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और कुछ एक सीटें जीत भी सकते हैं, क्योंकि यही फार्मूला करीब करीब उत्तर प्रदेश में भी लागू हुआ था। और आप देखें कि छोटी छोटी दलों को साथ में लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणाम निकलकर सामने आए थे, उसी फार्मूले का प्रयोग है वो तमिलनाडु के अंदर किया है। आप देखें कि तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से ही क्षेत्रीय राजनीति रही है और दो ध्रुवीय रही है, या तो डीएमके के पास सत्ता रहती थी या एआईएडीएमके के पास रहती थी। कोई भी राष्ट्रीय दल यहाँ पर उतना प्रभावी नहीं था। धीरज, संजीव बालियान का फिलहाल तस्वीरें जो हैं वो हम दिखा रहे हैं। संजीव बालियान ने अभी अपना जो वोट है वो डाला है और बूथ से बाहर आते हुए उस वक्त अभी इसी तस्वीरें जो हैं हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने देखी कैसे हर एक जो नेता है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी नीरज, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल मैं वही बता रहा था कि यहाँ की राजनीति में जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी भूमिका उतनी बड़ी नहीं रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार देखें तो एआईएडीएमके के साथ थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति अपनाई जो उत्तर प्रदेश में फार्मूला था, छोटे छोटे दलों को साथ में लेकर। आप देखें कि अम्बुमणि रामदास को साथ में लिया, पीएम के पार्टी के साथ 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने शेयर की। इसके अलावा जो छोटे छोटे दल हैं उनको भी एक एक दो दो सीटें दी, ताकि एक मैसेज जाया जा सके तमिलनाडु की राजनीति में कि जो सीटें हैं अगर उन संख्या बढ़ती है, 1, 2, 4 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती है तो एक बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु
की राजनीति में आप देखें कि जो राष्ट्रीय दल है उनकी उतनी बड़ी भूमिका नहीं रही है। आप देखें ये छोटे दल, ये दल जरूर छोटे हैं लेकिन इनका प्रभाव इनके जाति के ऊपर, इनके समाज के ऊपर एक बड़ा प्रभाव है और एक कह सकते हैं कि एक मुश्त वोट है। और ये एक मुश्त वोट अगर एक साथ पड़ जाएगा तो निश्चित तौर पर जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने चली थी उस रणनीति में वो सफल भी हो सकती है। दूसरा, डीएमके और उनका जो गठबंधन है उसको भी हम कमजोर नहीं समझ सकते, क्योंकि आप देखें कि पिछली बार 39 सीटों में से 38 सीट जो डीएमके गठबंधन है उसने जीती थी और इस बार भी डीएमके तमाम जो कोशिश है वो कर रहा है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं वो जीत सके। लेकिन हाँ, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि चुनावी जो परिणाम है जो भी आए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कैंपेन कर रही है, डीएमके जिस तरह से कैंपेन कर रहा है, उनको लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां ये आश्वस्त हैं कि उनको वोटिंग परसेंट बढ़ेगा और अगर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो ये भी एक बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु के अंदर। बिल्कुल, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए, यही कोशिश है पॉलिटिकल पार्टीज की, हमारी और निर्वाचन आयोग की भी। रमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रमा, जम्मू कश्मीर, भ्रष्टाचार, परिवारवाद बड़े मुद्दे रहे यहाँ पर। एक आम आदमी की क्या ज़रूरतें होती हैं, किस तरह से एक आम आदमी की सोच के साथ वहाँ पर लोग बढ़ते नजर आ रहे? क्या आपको लगता है जो अहम मुद्दे रहे लोगों के बीच में, उन खासकर उन इलाकों में, उन दुर्गम जगहों पर जहाँ पर शायद विकास की रोशनी पहुँचने में काफ़ी देर लगी, किन सोच के साथ, मुद्दों के साथ आज वोटर निकल रहा है अपने घर से? मैंने भी अभी देखा, आपने पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले ये सुन लेते हैं। सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी लोग कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहिए कि जो मतदान न करे। सबको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। 5 सालों में एक बार हमको सरकार चुनने का अवसर मिलता है और ऐसी सरकार चुननी है जो देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ रहा है उसको और मजबूती देनी है। सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए समस्त उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूं कि ऐतिहासिक मतदान करें और ऐतिहासिक विजय श्री मोदी जी को दिलाएं। तो आज का दिन अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक और कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी ये कहते हुए नजर आए कि आज ऐतिहासिक स्तर पर जो मतदान है वो किया जाना चाहिए, हर किसी को मतदान करना होगा। देखिए विपरीत परिस्थितियां, हमारे संवाददाता जो है जुड़े हुए हैं, फिलहाल राजेश जो हैं वो भी जुड़े हुए थे और बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कहीं पर आंधी तूफान है तो कहीं पर बहुत तेज़ गर्मी है, लेकिन लगातार हमारे संवाददाता आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जो हर अमो खास आज वोट डाल रहा है। अगर हम अपनी अगली स्टोरी की बात करें तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पुडुचेरी के नीलाश पेंट में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। तो हम देख रहे हैं देश के अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में तैयारियां भी बहुत उम्दा हैं। सेल्फी पॉइंट्स हैं, पिंक बूथ्स हैं, समाज के हर वर्ग का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। बुजुर्ग हैं, दिव्यांगजन हैं, महिलाएं हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, सभी को साधने की कोशिश है यहाँ पर। बिल्कुल, और खासतौर से एक बाई रुख कर लेते हैं राजेश का, हमारे साथ फिर से लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, अगर बात की जाए, क्योंकि जैसे जैसे अब शायद जो तापमान बढ़ रहा है, वोटर्स की अगर बात की जाए तो वहाँ भी कुछ इजाफा होता नज़र आ रहा है या नहीं? क्योंकि जो गर्मी है उसकी बानगी तो सीधे तौर पर देखी जा सकती है। हाँ, देखिए गर्मी तो प्रचंड है, लेकिन अब हल्की हल्की हवा जो है वो चल रही है, जो कहीं ना कहीं मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए आकर्षित भी कर रही है, प्रेरित कर रही है। लेकिन अगर मतदान केंद्र के नज़ारों की बात करें तो मतदान केंद्र का नज़ारा बहुत ही व्यंगम, अद्भुत और खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पिंक बूथ बनाए गए हैं और यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था, बुजुर्ग मतदाताओं के लिए बैठने की व्यवस्था, हाथों चॉकलेट दिए जा रहे हैं ताकि मतदाता घरों में न रहकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे। और आप लगातार देख सकते हैं कि ये जो सेल्फी पॉइंट, देखिए ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और इस सेल्फी पॉइंट पर हम देख सकते हैं कि सेल्फी पॉइंट के अलावा ये व्हील चेयर भी रखे गए हैं। अगर कोई ऐसे दिव्यांग मतदाता जो मतदान केंद्रों तक पहुंचने में जिन्हें दिक्कत होती हो, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मेडिकल बूथ भी बनाए गए हैं, डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए। देखिए हमारे साथ
एक मतदाता है जो फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी हैं। क्या नाम है आपका? श्वेता कुमारी। कैसा लग रहा है? मतदान केंद्र पर आई है, फोटो पॉइंट बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे लोग को स्कूल में छुट्टी भी है तो आराम से आ गए वोट देने के लिए। आराम से आ गए। हाँ, ये भी गए। एक उत्सव जैसा नजारा लग बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी अपने ड्यूटी में गए हैं, ब्लॉक इलेक्शन में ही गए। तो हर कोई आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है और खासतौर से पहले चरण का जो मतदान है वो आज से शुरू हो चुका है। करीब अगर बात की जाए तो 16,63,000 मतदाता जो हैं वो आज अपने मताधिकार का इसमें इस्तेमाल करेंगे। और ख़ासतौर से अगर इसमें बात की जाए, क्योंकि 8 करोड़ से अधिक जो महिला वोटर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं, 8 करोड़ से अधिक जो पुरुष वोटर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और एक बार फिर रुख कर लेंगे हमारी संवाददाता रमा का। रमा, जिस तरीके से आपसे हम जानना चाह रहे थे, अलग अलग जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में रहे, लेकिन जब आज हम बात कर रहे हैं कि जो मतदाता है जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जहन में कुछ मुद्दे रहते हैं। आपने जब इनसे पहले बात की थी, जाना था किस तरीके की समस्याएं अगर रहती हैं, तो क्या उन्हीं मुद्दों के समाधान के तौर पर आज मतदान जो है उनको एक विकल्प नजर आता है? विकल्प नजर आता है। और जिस तरह से यहाँ पर अगर हम एरिया वाइज बात करें, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर कुछ अलग मुद्दे होते हैं, जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पर कुछ अलग मुद्दे होते हैं, और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर कुछ अलग मुद्दे होते हैं। लेकिन उन मुद्दों का महत्व ज्यादातर विधानसभा चुनाव में होता है। जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो सबकी दृष्टि इस बात पर होती है किस तरह से विकास होगा, किस तरह से रोजगार बढ़ेगा, किस तरह से भ्रष्टाचार में कमी आएगी, किस तरह से कौन सा चेहरा ऐसा है जो देश को आगे ले जाएगा, उनका जो प्रतिनिधि है जिसको वो चुनेंगे, किस तरह से जो देश की सबसे बड़ी पंचायत कही जाती है, संसद है, उसमें उनकी आवाज उठाएगा। वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो रोजगार है वो एक बड़े मुद्दे के रूप में आ रहा है। यहाँ पर जो आमदनी बढ़ाने का जरिया है, व्यवसाय है, वो एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आ रहा है। शिक्षा पर लोग बात कर रहे हैं, विकास पर लोग बात कर रहे हैं, और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात इस बात पर है कि कौन व्यक्ति जो है उनकी बात को समझता है, कौन व्यक्ति उनकी रीच में है, किस तरह से आगे आता है। विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी जब अपनी कैंपेनिंग की तो उन्होंने भी कई चीजों को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। जिस तरह से जो बीजेपी है लगातार 370 के वायदे को पूरा करने और 370 के बाद जो विकास यहाँ पर हुआ है, जिस तरह से जो पहले डर का वातावरण था वो हट गया है। भ्रम की स्थिति में जो लोग थे उनके सामने एक स्पष्ट उन्हें एक दिशा मिली है, एक दृष्टि मिली है। उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी ने बनाया और बीजेपी ने बताया कि किस तरह से विकास के काम किए गए, किस तरह से जो 70 सालों में नहीं हुआ था वो किया गया। तमाम मुद्दे बीजेपी ने गिनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके साथ ही अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, तमाम बड़े जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो आए और वो हर जगह गए। कठुआ से लेकर किश्तवाड़ तक ये दिखाई दिया। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, बेहद दिलचस्प इनकी कैंपेनिंग में रहेगी कांग्रेस, क्योंकि इंडी अलायंस के साथ लड़कर चुनाव लड़ रही थी। इंडी अलायंस के जो अन्य दल हैं जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुद्दा बनाया कि 370 को जो है वापस लाया जाए, लेकिन कांग्रेस इस बात पर चुप रही। तो दोनों के बीच में एक मतभेद नजर आया। तो और जनता यहाँ पे तमाम जो दावे हैं वो के बीच में चर्चा का काफी विषय रहा, लेकिन उनका दिमाग बिल्कुल किस दिशा में जाता है ये देखने वाली बात होगी। जी और बिल्कुल निशांत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं नैनीताल से। निशांत का रुख कर लेते हैं। निशांत, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, काफी दुर्गम इलाकों तक आप पहुंचने में कामयाब हुए। किस तरह से देख रहे हैं आज जिस तरह से जो जोर यहाँ पर रहा चुनाव आयोग की ओर से वोटर्स को जागरूक करने का, क्या वो वोटर टर्नआउट में लोगों में लाइनों में कतारों में तब्दील होता नजर आ रहा है? क्या कुछ तस्वीरें आप दिखाएंगे नैनीताल से? निशांत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, अभी हम नैनीताल में स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर की जो पोलिंग बूथ है वहां की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखलाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि
बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है आपको। हम दिखलाना चाहेंगे नैनीताल में ये जो पोलिंग बूथ है, स्टेट गेस्ट हाउस में ये पोलिंग बूथ बनाया गया है उसके पीछे, और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोगों का आने का सिलसिला जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए तो सुबह 7 बजे से नैनीताल में जो तमाम अलग अलग जगह बूथ बनाए गए हैं वहां पर लोगों का आने का सिलसिला जो था वो देखने को मिला। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से चूंकि दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, तो चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। व्हील चेयर आपको सामने नजर आ रहा होगा और जो कर्मचारी हैं वो लोगों की मदद कर रहे हैं। किसी भी तरीके से लोग जो यहां पर अपना वोट कास्ट करने आए उनकी मदद की जा रही है। चुनाव आयोग की तरफ से 2 हेलीकॉप्टर अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में रिजर्व रखे गए हैं कि अगर कहीं भी कुछ दिक्कत होती है तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी जो चीजें हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा दुर्गम जो स्थान है वहां पर लैंडस्लाइडिंग को भी देखते हुए तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 75% मतदान का जो टारगेट लेकर चल रहा है चुनाव आयोग उससे ऊपर का, उसको उत्तराखंड में कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर जो है ये चुनाव चल रहा है। लगभग 83 लाख से ऊपर मतदाता यहां पर अपना वोट डालने जा रहे हैं। और राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो ये 5 सीटें 2014, 2019 दोनों बार बीजेपी के खाते में गई थी और 2024 में बीजेपी दावेदारी कर रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी मजबूत उम्मीदवार यहां पर जो है वो खड़े किए गए हैं। अगर मैं बात करूं नैनीताल उधम सिंह नगर की तो यहां पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और कांग्रेस की तरफ से प्रकाश जोशी जो कि पूर्व राष्ट्रीय सचिव रहे हैं कांग्रेस के, उनका मुकाबला है। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अभी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। वहीं सबसे कड़ा मुकाबला जो देखने को मिल रहा है वो हरिद्वार सीट पर देखने को मिल रहा है। हरिद्वार सीट पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, तो दूसरी तरफ हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को यहां पर तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह इस वक्त अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यही है लोकतंत्र का पर्व हरामो खास यहाँ पर निकल कर आ रहा है। एक संदेश दे रहा है कि आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। ये आपका अधिकार ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। जी निशान, हर कोई जिम्मेदारी को पूरा करता नजर आ रहा है। निशान, जैसे आप बता रहे थे पिछले चुनावों की अगर बात की जाए 2019 के मुकाबले किस तरीके से इस बार का जो चुनाव है वो आपको वहां अलग नजर आ रहा है, खासतौर से इन 5 सीटों पर? देखिए, इन 5 सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस इस बार इस उम्मीद से बैठी है कि जो 2004 और जो 2009 में करिश्मा हुआ था वो करिश्मा दोबारा हो जाए। अगर बड़े नेताओं की बात की जाए उत्तराखंड में जिन लोगों ने दौरे किए थे तो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 2 रैलियां की थी। उसके अलावा बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड में आए थे, जेपी नड्डा भी आए थे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो कांग्रेस ने स्थानीय लीडरशिप को ज्यादा तवज्जो दी और यहां पर केवल प्रियंका गांधी, अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो प्रियंका गांधी उत्तराखंड में प्रचार करने के लिए पहुंची थी। ना तो राहुल गांधी ना मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों नेता उत्तराखंड में नदारद रहे हैं। यहां के स्थानीय जो हरीश रावत की बात की जाए या सीनियर लीडरशिप की बात की जाए वो जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे थे अपने उम्मीदवारों का। तो ये फर्क दिखलाता है कि कांग्रेस जहां स्थानीय मुद्दों को तवज्जो दे रही थी वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में कमान संभाली थी और जो विकास कार्य किए पिछले 10 सालों में जो तमाम चीजें हुई उसके आधार पर बीजेपी वोट मांग रही थी। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो दावे बड़े किए जाते हैं राजनीति में, खासकर चुनाव के दौरान बीजेपी के ये दावे हैं कि हम 5 लाख से ज्यादा मतों से हर सीट पर जीतेंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि 10 साल इस सरकार को हो गए हैं और जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा हमें उत्तराखंड में मिलेगा। जी, और कनिमोल जी फिलहाल उन्होंने वोट किया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वोट करके वो बाहर निकली हैं और हर एक आमो खास जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ कर रहा है। साथ ही हमारे संवाददाता जो हैं अलग अलग सीटों से हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल तक की अगर बात की जाए तो लगातार जो मतदान है वो चल रहा है। रमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रमा, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि जो अलग अलग मुद्दे हैं खासतौर से वो हर किसी के जहन में रहते हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि अब से पहले जो स्थितियाँ रही हैं जम्मू कश्मीर में वो किसी से छिपी नहीं है और आज के समय की अगर बात की जाए तो एक तरीके से नयापन भी नजर आता है, एक बड़ा बदलाव नजर आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मतदान को लेकर एक उत्साह भी है लोगों में।
बिल्कुल उत्साह बेहद है और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि आंधी तूफान के बावजूद लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। टाइम से पहले लोगों ने आना शुरू कर दिया और सभी, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर हो, महिलाएं हो, युवा हो, इसके साथ ही सीनियर सिटीजन हो, सभी यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं दिखाता है कि अपने मुद्दों के प्रति ये जागरूक है। बदलाव की एक बड़ी तस्वीर इसे इसलिए कहा जा सकता है कि अगर आप पहले के यहाँ पर लोकसभा चुनाव के हिस्ट्री, पहले के चुनाव की हिस्ट्री देखते हैं तो लोग जो वोटिंग है, मतदाता जो है बहुत इंटरेस्टेड उसमें नहीं रहते थे। वोटिंग परसेंटेज जो है, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ, बहुत कम रहता था। अगर हम घाटी की बात करते हैं, वहां पर जो थ्रेट कॉल्स होती थी या जो बॉर्डरिंग एरिया है वहां पर जो लोग हैं वो बहुत सोच समझ कर निकलते थे, कई बार वो नहीं निकल पाते थे। लेकिन अब बदलाव ये है कि वो बिल्कुल स्वतंत्र दिलो दिमाग से बाहर निकल रहे हैं, किसी तरह की कोई थ्रेट कॉल नहीं है। पाकिस्तान कहीं मुद्दों में शामिल नहीं है। अब से पहले के अगर हम चुनाव देखते हैं तो उनमें एक बड़ा मुद्दा जो है विभिन्न दलों के बीच में ये भी हुआ करता था, आतंकवाद था, वो भी कहीं ना कहीं चुनावों पर तारी रहता था, अलगाववाद था, वो भी कहीं ना कहीं, जो बंद कॉल्स थी वो भी रहती थी, बड़ा खून खराबा भी अगर कश्मीर घाटी की बात करें। कह रहे हैं, आइए सीधा वहां चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। Prime Minister of the Honorable Prime Minister Modi ji is coming again as a Prime Minister of India for the third term, and I am taking part on it, and I cast my vote to my BJP candidate for inner, Diyaj Baswant Singh, and I fully hope that the both sheet, inner and outer from the Manipur, from inner BJP Diyaj Baswant Singh, and from outer Mr. Timothy Jimmick, the NPF, NDA Alliance candidate, will surely win, and the support to form the government, NDA government, BJP NDA government in center. Thank you. For the people of Manipur, sir. तो हर एक दल अपनी जीत का दावा भी कर रहा है और जीत सुनिश्चित करने की बात कर रहा है। अब आइए एक बार फिर रुख कर लेते हैं नैनीताल का भी। निशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, जिस तरीके से आपने जो पूरा क्षेत्र है, पूरी सीट को हमने देखा था, कैसे आपने कवर किया था, लोगों से भी बात की थी, जो नेताएं हैं उनसे भी जाना था कि किस तरीके से वो जब आएंगे अगर जीत कर तो किस तरह के जो समाधान वो देंगे अलग अलग मुद्दों का। लेकिन अगर देखा जाए जो वाकई समस्याएं बनी हुई हैं लोगों के लिए, क्या जनता उन समस्याओं का समाधान चाहती है या एक बदलाव की तरफ उसका भी ध्यान है? देखिए, जनता है बहुत ज्यादा समझदार है और उत्तराखंड की बात की जाए तो अब जब हम जनता से कैमरे पर बात करते थे, जनता बहुत नपी तुली प्रतिक्रिया देती थी, और जनता से जब ऑफ कैमरा बात करते थे तो जनता अपनी प्रतिक्रिया फिर भी नाप तौल कर देती थी। जो जनता की खामोशी है, इसने राजनीतिक दलों की जो धड़कन है वो उत्तराखंड में बढ़ाई हुई है। हालांकि दावे जो है दोनों तरफ राजनीतिक दलों के द्वारा किए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, चाहे रुद्रपुर की बात की जाए चाहे ऋषिकेश की बात की जाए, दोनों जगह उत्साह जो है तमाम कार्यकर्ताओं में, तमाम जनता में देखा गया था। लाखों की संख्या में लोग यहां पर आए थे। तो ये सब चीजें दिखलाती हैं किस तरीके से राजनीति की दिशा और दशा क्या है। कांग्रेस की ओर से मैंने पहले ही कहा कि ना तो राहुल गांधी आए, ना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए। तो ये चीज दिखलाती है कि क्या कांग्रेस उत्तराखंड में किस तरीके की रणनीति को लेकर आगे जा रही है। हालांकि प्रियंका गांधी आई थी, उन्होंने लगातार 2 दिन यहां पर प्रोग्राम भी किए थे, यहां के कार्यकर्ताओं, स्थानीय जनता से भी मिली थी। लेकिन सवाल यही उठता है कि कांग्रेस की धरातल पर रणनीति क्या रही इस पूरे चुनाव के दौरान। बिल्कुल, कई सवाल जो है निशांत वो खड़े होते हैं, और आज मौका है जब जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, जब परिणाम आएंगे तब कई सवाल और खड़े होंगे। फिलहाल कुणाल शिंदे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं त्रिपुरा से। कुणाल, जानना चाहेंगे वहां पे किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो नजर आ रही हैं आज के पहले चरण के मतदान को लेकर? जी, मतदान जैसे सबको पता है 2 घंटे पहले शुरू हुआ है। 2 घंटे से ज़्यादा समय तो हुआ नहीं है, पर फिर भी अगरतला के अगर अलग अलग हिस्से में, जैसे अभी मैं त्रिपुरा के उदयपुर में हूँ। ये गोमती जिले में आता है, वेस्ट त्रिपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत आता है। ये लगभग 50 किलोमीटर दूर है अगरतला, जो कैपिटल है वहाँ से। बट अभी ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहाँ पर ये पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पर ये लोग आप देख सकते हैं कि भले थोड़े से कम संख्या में है इस वक्त लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं, पर
अगरतला के और राज्य के अलग अलग हिस्सों चाहेंगे में थोड़ा सा और अगर आप तस्वीरों में दिखा पाएं जिस तरीके से overwhelmingly पीछे आपके भी हम कतारें देख पा रहे हैं, कितनी लंबी कतारें यहाँ लगी हैं और कैसे जो मतदाता हैं वो यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। जी थोड़ी यहाँ पे अगर देखे जाए तो इस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन पर लोगों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। अभी जैसे शुरू ही हुआ है और कुछ समय के बाद जैसा लोग अपना नाश्ता पानी ये सब करके आते हैं, पर अगरतला में जैसे हमने तस्वीरें भेजी है और जैसे नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं, कुणाल आपको रोकना चाहेंगे, ये सुन लेते हैं पहले। और साथ ही आपका कर्तव्य है और मेरी सभी मतदाताओं को खूब खूब शुभकामनाएं, शुभेच्छा। सर आपकी जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? मैं 101% आश्वस्त हूं, अच्छे मार्जिन से मैं चुनाव जीतूंगा। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, और इनकी किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और कुणाल शिंदे हमारे साथ जुड़े हुए, पूर्वोत्तर भारत से त्रिपुरा पश्चिम सीट पर आज वोट डाले जा रहे हैं। जी कुणाल, आप दिखा रहे थे किस तरह से आज वहां पर वोट डाले जा रहे हैं, जो मतदान केंद्र है उसके बारे में बताइए, किस तरह से यहाँ पर तैयारी है चुनाव आयोग की ओर से, और क्या कुछ प्रतिक्रिया और उत्साह के साथ यहाँ पर वोटर्स निकल कर आ रहे हैं अपने घरों से? जी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। काफ़ी 100 कंपनीज CAPF की, उसके साथ ही 15 TSR की कंपनीज भी वेस्ट त्रिपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में तैनात किए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, मतलब फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट वोटिंग होने के लिए जो भी इंतज़ाम करने चाहिए वो इलेक्शन कमीशन द्वारा किए गए हैं। लोग भी अच्छी संख्या में अपने घरों से निकल रहे हो और अपना मताधिकार का प्रयोग करने पोलिंग स्टेशंस पर आ रहे हैं। हम इस वक्त उदयपुर में है, जो गोमती जिला में आता है, ये वेस्ट त्रिपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत है। यहाँ पर अभी कुछ समय बाद ऐसे कहा गया है और बताया गया है कि जो भाजपा के प्रत्याशी है और पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आने वाले हैं। पहले वो त्रिपुरेश्वरी टेम्पल में जाएंगे, जहाँ पर वो माता का दर्शन लेंगे, उसके बाद में वो यहाँ पर आएंगे। पर राज्य के अलग अलग जगहों से जो खबरें आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही है, वहाँ से ये साफ पता चल रहा है कि लोग एंथुसियास्टिकली अपने घरों से बाहर निकल रहे। धूप कड़ी है, तेज़ धूप है, पर फिर भी लोगों का जो उत्साह है त्रिपुरा का ये एक रिकॉर्ड रहा है कि 90% वोट यहाँ पर होता है लगभग। तो इस बार भी ऐसे देखा जा सकता है कि ये रिकॉर्ड भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि लोग बहुत अच्छी तरह से काफी समझदारी से अपना जो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बिल्कुल अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। कुणाल, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, साथी निशांत भी, आप दोनों हमारे साथ जुड़ रहे, साथ ही बाकी संवाददाता जो हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस वक्त की जो खबरें हैं वो क्या चल रही हैं, इसके लिए आइए जल्दी से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शुरू हो गया लोकतंत्र का महापर्व। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीट पर पहले चरण के लिए मतदान जारी। 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान जारी। अरुणाचल में 10 सीट पर बीजेपी पहले ही हासिल कर चुकी है निर्विरोध जीत। सिक्किम में क्रांतिकारी मोर्चा और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच मुख्य मुकाबला। मोदी सरकार के 8 केंद्रीय मंत्रियों की चुनावी किस्मत दांव पर। नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, किरेन रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और संजीव बालियान चुनाव मैदान में। विपक्षी दलों के कद्दावर नेताओं की साख भी दांव पर। गौरव गोगोई, कार्ति चिदंबरम, नकुलनाथ, ए राजा, कनिमोझी, दयानिधि मारन जैसे प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में हो जाएगी बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में होगी 3 चुनावी रैली। जेपी नड्डा केरल में और मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में करेंगे प्रचार। मायावती भी एमपी में भरेंगी हुंकार। गांधीनगर से अमित शाह भरेंगे नामांकन। अमेरिका के वीटो के कारण फिलिस्तीन को नहीं मिली संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता। सुरक्षा परिषद में खारिज हुआ फिलिस्तीन का अनुरोध। इंडियन प्रीमियर लीग में आज
पुलिस टीम को नहीं मिली पूर्ण सदस्यता। और साथ ही आज अगर हमको बता दें, जनादेश 2024 ये हमारा स्पेशल ब्रॉडकास्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता आपको बता रहे हैं कि कैसे इस वक्त लोग अपने घरों से निकलकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए DT न्यूज के साथ। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल।